बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ अराई और आज से 4 दिन पहले एक मैंने वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने ये बताया था कि ईरान जंग के असरात अब पाकिस्तान की इकॉनमी पे क्या होंगे। तो उसका एक असर तो आपने देख लिया, रात को पेट्रोल की प्राइसेस बहुत बूम कर गई। तो जैसे कि मैं आपको बताता होता हूं कि उसमें हमने पॉलिसी मेकर्स के लिए हल भी बताए थे कि अगर आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करा के पॉलिसी मेकर तक पहुंचा दें तो फिर ये है कि वो हल भी उनके पास पहुंच जाते। तो वो इश्यूज जो थे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इकॉनमी की रूह से, और मैंने आपको ये बताया था कि अभी एक महंगाई का तूफान आने वाला है जिसमें ये सबसे पहले तो एनर्जी क्राइसिस आएगा और एनर्जी के प्राइसेस जो बढ़ेंगी, जो कि पेट्रोल की आपने देखा कि अनएक्सपेक्टेड बहुत ज़्यादा प्राइसेस बढ़ गई। तो उसका इफेक्ट अब आम बंदे तक पहुंचेगा, क्योंकि जब पेट्रोल की प्राइसेस, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस बढ़ती हैं तो वो सारी चीज़ों पे उसका अफेक्ट आ जाता है। ये 4 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि ऐसा होने वाला है और वो हो गया। तो अगर आप ये बात शेयर करते और पॉलिसी मेकर तक वो भी पहुँचते कि जो हमने बताया था कि सब्सिट्यूट जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ में लाया जाए ताकि इसका अफेक्ट हम पे कम से कम पड़े, तो वो अभी बात उन तक नहीं पहुंची। लेकिन उम्मीद है कि आप वो पहुंचा देंगे। तो उसको, वो जो वीडियो है जिसमें ये बताया गया है कि ईरान की जंग का पाकिस्तान की इकॉनमी के क्या अफेक्ट है, उसको ज़रा देखें और उसके मुताबिक उसको शेयर करें ताकि जो हमने सब्सिट्यूट बताए हैं एनर्जी के वो पॉलिसी मेकर तक पहुंच जाए। जी, आज का हमारा टॉपिक है फैमिली कंट्रोल इन ऑर्गेनाइजेशंस के। जो ऑर्गेनाइजेशंस फैमिली कंट्रोल्ड होती हैं, जिनमें बोर्ड ऑफ मेंबर की जो है वो नहीं बात चलती, और उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रोल फैमिली कंट्रोल होता है जो कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। तो उसका क्या अफेक्ट होता है, उसकी परफॉर्मेंस क्या होती है, उसमें ये बेनिफिट्स क्या हैं, रिस्क क्या हैं, और उसको मेजरमेंट कैसे किया जाता है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्स प्रोफेशनल्स के प्लेटफॉर्म से ये बात हम कर रहे हैं। और ये अगर आपको कोई इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मज़ीद चाहिए तो इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्स प्रोफेशनल का नंबर भी दिया हुआ है जिस पे आप बात कर रहे हैं। तो पहली तो बात यह है कि व्हाट इज़ द फैमिली कंट्रोल्ड होता क्या है, कौन सी फर्म फैमिली कंट्रोल्ड होती है। इसमें ओनरशिप एंड डिसीजन मेकिंग पावर हेल्ड बाय अ फैमिली। ऐसी फर्म्स जिसमें जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसीजन करना है, या उसमें जो ओनरशिप होती है ज़्यादा, मोर देन 50% कह लें, या एक फैमिली का ज़्यादा उसमें करदार होता है, तो उसको हम कहते हैं कि ये फैमिली कंट्रोल्ड फर्म है। तो फैमिली कब एग्जिस्ट करती है, जब ओन्स अ सिग्निफिकेंट शेयर, कि उसको पास एक मेजर शेयर हो। कहते हैं कि जी मोर देन 20% अगर शेयर हो तो वो उस फैमिली की ज़्यादा उस पर चलती है, तो ज़्यादा वो कंट्रोल करती है। इसी तरह कंट्रोल कर सकती है बोर्ड डिसीजंस को, जो बोर्ड ने डिसीजन करते हैं वो भी इसके कंट्रोल कर सके, तो उस फैमिली का कंट्रोल होता है। और इन्फ्लुएंस ऑन द मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट के ऊपर जिसका प्रेशर या इन्फ्लुएंस होता है कि वो मैनेजमेंट जो है उस जिस फैमिली के बारे में, जिसके कहने पे ये सब कुछ कर रही होती है, तो वो ये फर्म जो होंगी वो फैमिली कंट्रोल्ड फर्म होंगी। तो ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये पाकिस्तान में मोस्ट कॉमन है, क्योंकि एक फाउंडर ने जो बनाया पाकिस्तानी, जैसे कि हमने देखा कि हमारे मोस्ट फैमिली कंट्रोल्ड हैं, जैसे कि निशात ग्रुप की हम बात करें, पैकेजेस की बात करें, तो इसमें नेस्ले है या कई ऐसे ग्रुप्स हैं जो एक फैमिली के जो हैं शेयर मोस्टली उसमें ज़्यादा हैं, तो इसलिए वो जो सारी हैं फैमिली कंट्रोल्ड फर्म हैं। तो ये कैसी होती हैं, इसकी टाइप्स क्या हैं फैमिली फर्म्स की। नंबर एक तो ये है कि फाउंडर कंट्रोल्ड फर्म होती है, कि एक फाउंडर ने एक फर्म एस्टेब्लिश की, एस्टेब्लिश करने के बाद उस पर उसने करना शुरू कर दिया, अपना बिज़नेस करना शुरू कर दिया, और बिज़नेस ग्रो करते करते वो लिस्टेड कंपनी हो गई और उसके शेयर्स मार्केट में बेच दिए गए। अच्छा, अब शेयर गो के मार्केट में बहुत ज़्यादा बिक गए हैं, लेकिन ये है कि जो फाउंडर है कंट्रोल अभी उनके पास है, तो उसमें हम कहेंगे कि वो फैमिली कंट्रोल्ड फर्म है। सिबलिंग पार्टनरशिप्स जैसे होती है कि वो क्या होता है कि अपनी ही फैमिली में शेयर ज़्यादा दे दिए जाते हैं, या अपने भाइयों के पास, कज़न्स के पास, फैमिली में वो ज़्यादा शेयर्स होते हैं, तो जिसकी वजह से वो बच्चों के पास होते हैं,
तो जिसकी वजह से वो कंट्रोल्ड जो है वो फाउंडर के पास रहता है या एक फैमिली में रहता है। कज़न्स कंसोर्शियम बाज़ों का तो ऐसे होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बांटी गई, दादा की थी, तो उसको जब बांटा गया तो जो शेयर्स हैं वो सारे जो हैं आपस में ही लोगों के पास आ गए, और लिस्टेड कंपनी है तो उसमें कज़न कंसोर्शियम आ जाता है। और फैमिली बिजनेस ग्रुप्स जो हैं, जैसे मैंने निशात की बात की, या इस तरह के जो ग्रुप्स हैं फैमिली बिजनेस हैं, तो वो ये टाइप्स हैं फैमिली फर्म्स की। तो इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? यकीनन हर चीज़ के कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं, कुछ नुकसानात भी में भी हो सकते हैं, और इसको किस तरह से कंट्रोल करना है ये भी हम बात करेंगे। तो एक तो ये है कि फैमिली कंट्रोल्ड जो फर्म होती है उनका विजन ज़ाहिर है लॉन्ग टर्म होता है कि हमने इसमें, ये हमारा फैमिली की लेगेसी है और इसको हमने लेके चलना है, तो उसमें लॉन्ग टर्म विजन होगा, ट्रस्ट एंड कमिटमेंट उसमें ज़्यादा होगी, और फिर उसमें लोअर एजेंसी कॉस्ट होगी कि वो प्रिंसिपल और एजेंट की जो कन्फ्लिक्ट है वो इसमें नहीं होगा, क्योंकि पता है जी फैमिली कंट्रोल्ड है तो वो उसमें मैनेजमेंट जो है ना उसकी चल रही होगी। तो इसमें एक और भी ये होता है कि उनको डिसीजन करने में आसानी इसलिए होती है कि एक ही फैमिली के पास कंट्रोल होता है, तो वो चाहे अपने घर में बैठे ही डिसीजन कर लें, बजाय इसके कि बोर्ड की मीटिंग कॉल की जाए, सारे मेंबर्स उसमें अटेंड हों और उसमें प्रॉब्लम हो। तो ये एक चीज़ इसमें अहम है। अब हम स्ट्रेटजिक एडवांटेजेस इसके क्या क्या हैं, तो स्ट्रेटजिक एडवांटेजेस की हम बात करें तो स्टेबिलिटी इन लीडरशिप, लीडरशिप जो है उसमें स्टेबिलिटी रहती है, क्योंकि एक ही फैमिली के पास है तो उसमें उन्हीं के सिबलिंग्स ने आगे लेके चलनी होती है, तो वो उसमें ये नहीं कि आज चेयरमैन फलां आ गया उसने अच्छा काम किया, दूसरा बुरे करने वाला आ गया, तो इसमें यह स्टेबिलिटी रहती है। प्रिजर्वेशन ऑफ रेपुटेशन, क्योंकि अपनी फैमिली की लेगेसी को लेके इन्होंने चलना होता है, तो वो फैमिली कंट्रोल्ड फर्म में ये कोशिश करते हैं कि हमारा जो है लेगेसी ख़त्म ना हो, और उसमें के लिए जो है ये रेपुटेशन का ख्याल रखा जाता है। बाज़-औक़ात फैमिली कंट्रोल्ड फर्म में टैक्स भी कम चोरी किया जाता है, कई में ज़्यादा किया जाता है, कि जो ये ख्याल रखते हैं कि हमारी फैमिली की लेगेसी ना ख़त्म हो, तो वो उसमें कम टैक्स चोरी करते हैं। इसी तरह बेटर क्राइसिस मैनेजमेंट, अगर कहीं खुदा न खास्ता क्राइसिस में आ जाती है तो उसको मैनेज करना आसान इसलिए होता है क्योंकि ये अपना फैमिली कंट्रोल्ड फर्म होती है तो उसको आसानी से कर लेती है। और स्ट्रॉन्ग इंटरनल मोनीटरिंग, तो उनकी मोनीटरिंग जो इंटरनल मोनीटरिंग है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो ये स्ट्रेटजिक एडवांटेजेस हैं। तो अब यकीनन जहाँ एडवांटेजेस होते हैं उधर कुछ रिस्क भी होते हैं। तो रिस्क क्या है फैमिली कंट्रोल में? तो एक तो एंट्रेंचमेंट है कि उसमें ख्वाह भी इंट्रेंच करते रहते हैं फैमिली के मेंबर्स, बाज़ औक़ात कई अच्छे फैसले कर रहे हैं लेकिन फैमिली के मेंबर्स की वजह से उसको नहीं किया जा सकता, तो उसमें करते हैं। इसी तरह माइनॉरिटी शेयर होल्डर जो हैं उनके इश्यूज आ जाते हैं कि यार ये अपनी ही मर्ज़ी करते जा रहे हैं, जो माइनॉरिटी वाले हैं उनकी कम मानी जाती है, उनको चेयर नहीं है, तो उनके लिए इश्यूज आते हैं। लेक ऑफ प्रोफेशनलिज्म, अब फैमिली का जब हम फैमिली कंट्रोल्ड फर्म नहीं होती तो इसमें तो प्रोफेशनल हायर किए जाते हैं और बड़े एक्सपर्ट्स जो हैं उनको डायरेक्टर्स और जिम्मेदारियां दी जाती हैं। लेकिन जब फैमिली में होता है वो चाहे कम पढ़ा है या किसी और चीज़ का पढ़ा हुआ है तो उसको वो डायरेक्टर जब बना दिया जाता है तो ज़ाहिर है प्रोफेशनलिज्म जो है वो कम होती है। और रेजिस्टेंस टू चेंज, तो बाज़ औक़ात ये है कि वो कहते हैं जी हमारे बाप दादा ने यही काम किया था, जैसे कि इस्लाम के शुरू में भी यही बात थी, मक्का कहते थे मक्का वाले के हमारे बाप दादा जिस दीन पे चले आ रहे हैं तो हम उसको क्यों छोड़े। तो इस तरह इसमें भी प्रॉब्लम आती है कि हमारे बाप दादा ने ये काम किया, अब इसको चेंज हम वक्त के साथ करना थोड़ा मुश्किल है, तो उसमें रेजिस्टेंस आती है, तो ये प्रॉब्लम्स भी होता है। अब हम इसकी मेजरमेंट किस तरह से करते हैं कि फैमिली कंट्रोल किस फर्म में है। एक तो ओनरशिप की परसेंटेज है कि अगर मोर देन 20% शेयर होंगे एक फैमिली के पास तो वो फैमिली कंट्रोल्ड फर्म होगी। इसी तरह वोटिंग राइट है कि मोर देन 51% वोटिंग का राइट जिसके पास होगा। और बोर्ड में रिप्रेजेंटेशन किसकी है कि अगर फैमिली मेम्बर्स की ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन है तो उसको भी फैमिली कंट्रोल्ड फर्म हम कह सकते हैं। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि फैमिली कंट्रोल वर्सेस फर्म परफॉर्मेंस की क्या है, तो इसमें जो लिटरेचर कहता है कि परफॉर्मेंस जो है वो किस तरह से ज़्यादा आती है कि अगर लो फैमिली कंट्रोल बिल्कुल कम हो तो उसमें जैसे कि 5 पॉइंट तक है परफॉर्मेंस, ये सबसे कम है। और अगर मीडियम फैमिली कंट्रोल हो तो उसमें सबसे ज़्यादा 7% तक जाती है, और हाई फैमिली कंट्रोल हो तो फिर भी वो कहता है 6 में है। अब सबसे ज़्यादा इसका मतलब है कि परफॉर्मेंस कम बढ़ती है जब मीडियम फैमिली कंट्रोल होता है। अगर मीडियम नहीं है तो उसमें भी आप देखें कि ये हाई है तो हाई में भी 6 तक परफॉर्मेंस जाती है। तो इसका मतलब ये है कि फुली फैमिली कंट्रोल्ड जो फर्म है वो लिटरेचर के मुताबिक ये नहीं कि वो परफॉर्मेंस अच्छी करते हैं।
अगर हम पॉलिसी इम्प्लीकेशंस की बात करें तो क्या उसमें हो सकता है, एक तो ये है कि इम्प्रूव बोर्ड इंडिपेंडेंस। बोर्ड की इंडिपेंडेंस इम्प्रूव इसलिए होनी चाहिए कि जब बोर्ड इंडिपेंडेंट होगा तो वो फैसले उसके अच्छे होंगे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये पॉलिसी में ये होना चाहिए कि जैसे आपने देखा कि फुली फैमिली कंट्रोल्ड फर्म जो है उसकी परफॉर्मेंस उतनी नहीं है जितनी मीडियम कंट्रोल है। तो इसी तरह ऑडिट क्वालिटी जो है उसको स्ट्रेंथन करना चाहिए ताकि मिनॉरिटी शेयर होल्डर्स जो हैं उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी सॉल्व किया जाए और प्रोटेक्ट मिनॉरिटी शेयर होल्डर, जैसे कि मैंने ये बात की, ये जब हम करेंगे तो मिनॉरिटी शेयर होल्डर जो हैं वो भी सेफ रहेंगे। अब अगर हम कंक्लूड करें ये सारी अपनी डिस्कशंस जो थी, तो इसमें आपने ये देखा कि जो फैमिली कंट्रोल एक डबल एज स्वार्ड है। क्यों डबल एज है? एक तरफ तो वो अपनी लेगेसी कायम रखना चाहते हैं, जब लेगेसी कायम रखेंगे तो वो उनको ये होगा कि टैक्सेस वगैरह वो पूरे करें, तो वो टैक्सेस पूरे करेंगे तो उसके कट आएगी उधर प्रॉफिट में। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि वो मैक्सिमाइज अपना प्रॉफिट करना चाहते हैं, तो वो जो स्वार्ड है वो दोनों तरफ चलती है। तो एक तो ये है कि ये फैमिली कंट्रोल ये है, ये डबल एज स्वार्ड है। दूसरा, प्रोवाइड स्टेबिलिटी बट रिस्क गवर्नेंस इशू। तो स्टेबिलिटी तो इसमें है, लेकिन गवर्नेंस में क्योंकि प्रोफेशनल लोग नहीं होते, प्रोफेशनलिज्म की कमी होती है, तो वो गवर्नेंस में इश्यूज आ जाते हैं। एक दूसरा ये प्रॉब्लम है। और प्रॉपर रेगुलेशन इज़ एसेंशियल। तो इसके लिए अगर फैमिली कंट्रोल्ड फर्म भी है तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसके रेगुलेशंस जो हैं बहुत प्रॉपर होने चाहिए, लॉ के मुताबिक होने चाहिए। तो उम्मीद है कि ये सारी बात आप समझ गए होंगे। अगर ये आप समझ गए हैं तो दूसरों को समझाने के लिए इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।